Hello student, welcome to my class. Today I am going to take class 10th economics chapter 4 globalization and Indian economy. So let's proceed. मैकडोनल्ड लेटेस्ट ब्रांडेड फ़ोन, कैमरा, तरह तरह के ब्रांडेड टीवीज़ जो आज इंडियन मार्केट और इंडियन इकोनॉमी में अवेलेबल हैं, अगर आप लास्ट 2 डिकेड्स पहले देखोगे तो इस तरह के ब्रांड बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थे। आज ये अवेलेबल है क्योंकि आज हमारी इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट कम्प्लीटली चेंज हो गई है क्योंकि हमने ग्लोबलाइजेशन के पॉलिसीज़ को अपना लिया है। ग्लोबलाइजेशन के पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट करते ही बहुत सारे एमएनसी कंपनीज इंडियन मार्केट में आ गई। एमएनसी कंपनीज क्या होती हैं? एमएनसी कंपनीज वो कंपनीज होती हैं वो जो कि अपना प्रोडक्शन एक कंट्री में नहीं कई कंट्रीज़ में करती हैं। उनके प्रोडक्शन लेवल कई कंट्रीज़ में, मोर देन 1 कंट्रीज़ में चलता है। जैसे कि उसके एग्जांपल हो सकते हैं आपका टाटा, एयरटेल, एप्पल एट्सेट्रा। जो ये एमएनसी कंपनीज हैं वो अपना डिफरेंट काम डिफरेंट कंट्रीज़ में भी करती है। जैसे अगर वो एक कंट्री में अपना डिज़ाइन करेंगी, दूसरे कंट्री में उसको असेंबल करेंगी, तीसरे कंट्री में जाकर उस प्रोडक्ट को सेल करेंगी एंड 4th कंट्री में अपना कॉल सेंटर रखेंगी। यानी हर कंट्री में वो अपना, बहुत सारे कंट्रीज़ में वो अपना प्रोडक्शन को फैला करके रखती हैं, अपने एक्सटेंड कर रखती हैं। कई कंट्रीज़ में वो वर्क करती है, ना सिर्फ एक कंट्री में नहीं करती है, वो कई कंट्रीज़ में करती है। इसलिए उनको एमएनसी कहते हैं, मल्टीनेशनल। बहुत सारे नेशन की कंपनीज होती है, वो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं। बहुत सारी कंट्रीज से वो डील करती हैं। ठीक है, तो ये ऐसा करती क्यों है? इनको ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता है? ऐसा करने से वो अपने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें सेविंग ला लेती हैं और अपना जो प्रॉफिट है वो 50 to 60% इम्प्रूव कर लेती हैं, इंक्रीज कर लेती हैं। तो इसीलिए वो इस तरह से अपना काम डिफरेंट कंट्रीज में करती हैं। तो आप कह सकते हो कि एमएनसी वो कंपनीज हैं जो कि गुड्स ग्लोबल लेवल पे प्रोड्यूस करती हैं और उनका जो प्रोडक्शन है, वो जो प्रोडक्शन जो ऑर्गेनाइज होता है वो कॉम्प्लेक्स है क्योंकि वो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट काम करती रहती है अपना। तो ये अपना इनका जो प्रोडक्शन लेवल है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जो बहुत से पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं एमएनसी का। जैसे एक इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है, वो अपना जो डिज़ाइनिंग का काम है, वो अपना डिज़ाइन जो बनाती हैं उस इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट का, वो डिज़ाइन कहाँ बनाती हैं? अपना रिसर्च सेंटर यूएसए में बनाती हैं। फिर वो जो उस इक्विपमेंट को बनाने के लिए जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स चाहिए वो कहाँ से वो इंपोर्ट करती हैं? वो चाइना से इंपोर्ट करती हैं क्योंकि चाइना से ये कंपोनेंट उनको चीप रेट में मिल जाता है। उसके बाद वो उसको असेंबल कहाँ करती हैं? असेंबल करती है मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में। इसलिए वहाँ पे करती हैं क्योंकि वहाँ पे उनका मार्केट क्लोज है। अगर वो वहाँ पे असेंबल करेंगी तो तुरंत असेंबल करने के बाद वो वहाँ पे अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज़ को वहाँ पे सेल कर सकती हैं। तो इसलिए उसको वहाँ पे असेंबल करती हैं। और अपना कॉल सेंटर वो कहाँ पे खोल के रखती हैं? कॉल सेंटर इंडिया में खोल के रखती है। कॉल सेंटर क्या होता है? जो कस्टमर केयर का काम करता है, जो कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देता है, सपोर्ट करता है, उनके ऑर्डर्स लेता है, उनके ऑर्डर प्लेस करता है। तो ये काम वो कहाँ करती हैं? इंडिया में करती हैं। क्यों इंडिया में करती हैं? क्योंकि इंडिया में आपको स्किल्ड इंजीनियर्स बहुत चीप रेट में मिल जाएंगे। चीप वेजेस में काम करने के लिए हमारे इंजीनियर्स रेडी हो जाते हैं। सेकंड रीज़न क्या है इंडिया में खोलने का? क्योंकि इंडिया में आपको इंग्लिश स्पीकर बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में इंग्लिश का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इंग्लिश बोलने वालों की जो नंबर्स है वो हमारे कंट्री में इतनी ज़्यादा है कि हम 2nd लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकर है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे चीप लेबर है और बहुत ज़्यादा इंग्लिश स्पीकर है, तो वो अपना कॉल सेंटर इंडिया में खोलना पसंद करती हैं। तो इस तरह से वो क्या कर रही है? डिफरेंट कंट्रीज़ में जहाँ से उनको जो चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है वहाँ से वो चीज़ ले रही हैं और अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करके अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ कर रही हैं। तो जब ये एमएनसी कंपनीज आती हैं और अपना यूनिट, अपनी कंपनी दूसरे कंट्री में सेटअप करती हैं, तो वो सेटअप करने से पहले किस किस बातों का ध्यान रखती हैं? फर्स्ट, वो देखती हैं कि वो जो कंपनी है, वो जो यूनिट जो इस्टेब्लिश कर रही है वो मार्केट के पास हो ताकि उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच सके और वो तुरंत से वो प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचा सके। दूसरा, वो देखती हैं कि वहाँ पे स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर चीप रेट में अवेलेबल हो। थर्ड, वो देखती है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है
जो उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो फेवरेबल पॉलिसीज रखी हुई हैं या नहीं रखी हैं। ऐसा तो नहीं कि वहाँ की गवर्नमेंट ने हैवी टैक्सेस रखा है हमारे प्रोडक्शन में, या उनकी कंट्री का जो लेबर लॉ है बहुत स्ट्रिक्ट है। तो इस तरह की वो देखती है कि उनके फेवर में है कि नहीं है वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी, और उस बेसिस पे डिसाइड करती हैं कि वहाँ पे प्रोडक्शन करना है कि नहीं करना है। इसके अलावा जो अदर फैक्टर्स जरूरी होता है आपको कंपनी खोलने के लिए, वो भी चीप रेट में और एडिक्वेट क्वांटिटी में अवेलेबल है कि नहीं है, अच्छे खासे क्वांटिटी में वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है, ये देखती है और उसके बाद डिसाइड करती है कि वहाँ पे कंपनी खोलनी है या नहीं। अगर ये सारी बातें वहाँ पर होती हैं तो वो डेफिनेटली वहाँ पे अपना लैंड और मशीन में इन्वेस्टमेंट करके अपनी यूनिट को खोलती हैं, और जब एमएनसी इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उसको कहा जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो जब इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उनके इन्वेस्टमेंट करने का मेथड क्या होता है, वो 3 मेथड से इन्वेस्टमेंट करती हैं। जो उनका फर्स्ट मेथड है वो है कोलैबोरेशन मेथड, ज्वाइंट मेथड। तो वो ज्वाइंटली एस्टैब्लिश करती हैं अपनी कंपनी को। किसके साथ वो कोलैबोरेशन करती हैं, वहाँ की किसी लोकल कंपनी के साथ वो कोलैबोरेशन करके ज्वाइंट होकर के अपनी कंपनी खोलती है, यानी कि साथ में अपने किसी एक लोकल कंपनी उसको मिला लेती है। इससे एडवांटेज क्या है, इससे एडवांटेज ये है कि उस कंपनी को, अपनी जो लोकल कंपनी है उसको पैसा मिलता है इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का। साथ ही हमारे लोकल एरिया को, लोकल कंपनीज को नई टेक्नोलॉजी, नई मशीन मिलती है जिससे हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज एंड इम्प्रूव कर सके। इसका एक एग्जाम्पल है, जब एमएनसी कंपनी ने हमारे लोकल कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके जब इन्वेस्टमेंट किया, उसका एक एग्जाम्पल है फोर्ड मोटर का। फोर्ड मोटर एक अमेरिकन कंपनी है जो 26 कंट्रीज में काम कर रही हैं, और 1995 में जब हमने ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी अपनाने के बाद ये हमारी इंडिया में आई, और इसने 1700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। और किसके साथ किया, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी जो इंडिया की कंपनी थी उसके साथ किया, और अपना जो प्लांट है वो चेन्नई में इस्टेब्लिश किया। और आज वो बहुत सारी कार बनाती है जो इंडिया में भी वो बेच रही है और दूसरे कंट्रीज में भी बेच रही है, इंडिया में बना करके, जैसे साउथ अफ्रीका एंड डिफरेंट कंट्रीज में बेच रही है। और अब तो वो फोर्ड इंडिया को डेवलप कर रही है जो कि कंपोनेंट बेस्ड कंपनी है, जो डिफरेंट कंपोनेंट ग्लोबल लेवल की कंपनीज को सप्लाई करेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि फोर्ड मोटर्स ने जब इंडिया के कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया तो इंडिया में कितना डेवलपमेंट हुआ। जो सेकंड मेथड है, जिस तरीके से एमएनसी अपना इस्टेब्लिश करती है यूनिट दूसरे कंट्री में, एक तो कोलैबोरेट करके करती है और दूसरे किस तरह से करती है, वो लोकल कंपनीज को बाई कर लेती है, खरीद लेती है। ठीक है, बाय द लोकल कंपनी। और उसको क्यों खरीदती है, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट शेयर नहीं करना चाहती और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहती है, इसलिए वो दूसरे कंपनीज के साथ शेयर में नहीं आती। और ज़्यादातर एमएनसी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए यही मेथड को यूज़ करती है, और ये इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं कि इनकी प्रॉफिट कभी कभी स्मॉल कंट्रीज़ के बजट से भी ज़्यादा प्रॉफिट इनको मिल जाता है। जैसे एक एग्जांपल देख लें आप, इसका एक एग्जांपल कारगिल फूड कंपनी, जो एक अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन एमएनसी कंपनी है ये जब इंडिया में आई तो उसने परक फूड कंपनी ऑफ इंडिया को खरीद लिया और अपना फूड कंपनी चलाने लगी। साथ में परक फूड कंपनी की 4 ऑयल रिफाइनरी थी, उसको भी उसने खरीद लिया, और अब ये एडिबल ऑयल्स प्रोड्यूस करती है इंडिया में, और ये इंडिया की लार्जेस्ट एडिबल ऑयल प्रोड्यूसर में एक है। अब ये जो एमएनसीज हैं, तीसरे जो मेथड यूज करती हैं अपने आप को इस्टेब्लिश करने में दूसरे कंट्री में, एक तो वो खरीद लेती हैं, दूसरा वो ज्वाइंट वेंचर कर लेती हैं, और तीसरा क्या मेथड है उनका, तीसरा मेथड इनका ये है कि ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर देती हैं। तो इनको मान लो कोई इनका ब्रांड काफ़ी फेमस हो जाता है, तो ये क्या करती हैं, ये अपना प्रोडक्शन में नहीं लगती, प्रोडक्शन किसी और से कराती हैं, उस प्रोडक्शन में अपना ब्रांड लगा देती हैं और फिर उसको बेचती हैं। जैसे ये मोस्टली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम करता है। तो क्या करते हो, जैसे कि आपका किसी फेमस ब्रांड कंपनी का शर्ट है, तो वो क्या करती है, वो कंपनी खुद नहीं प्रोड्यूस करती वो शर्ट, वो लोकल किसी प्रोड्यूसर्स को, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर दे देती है कि आप शर्ट प्रोड्यूस करो, और उसके बाद उसमें अपना ब्रांड लगा देती है। उनसे वो स्मॉल प्रोड्यूसर से वो शर्ट 200 में खरीदती हैं और उसको बेच देती हैं 1500 में। तो इस तरह से वो काफ़ी प्रॉफिट कमा लेती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्वालिटी नहीं ब्रांड देख करके
खरीद लेते हैं प्रोडक्ट। अगर अच्छे ब्रांड का शर्ट होता है, सेम क्वालिटी आपको बिना नॉन ब्रांडेड शर्ट में मिलता है, मगर आप किसको प्रेफर करते हो? ब्रांडेड शर्ट को प्रेफर करते हो। तो इसलिए क्या होता है, ये इस चीज़ का, इस मेंटालिटी का फ़ायदा उठाती है, प्रोड्यूस कराती है स्मॉल स्मॉल प्रोड्यूसर से, और उसमें अपना ब्रांड लगा करके उसको सेल कर देती है। ठीक है, तो और जब ये काम करती है और छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को ये वर्क देती है प्रोड्यूस करने का, तो उन प्रोड्यूसर्स की प्राइस, उन प्रोड्यूसर की डिलीवरी, उन प्रोड्यूसर में के यहाँ काम करने वाले लेबर्स, उनकी क्वालिटी, सब चीज़ का वो ध्यान देती है और उसको कंट्रोल करती है बहुत हद तक। तो मतलब ये ना केवल ऑर्डर देती है, बल्कि उन स्मॉल स्मॉल प्रोड्यूसर्स को कंट्रोल भी करती है। तो उस 3 मेथड से वो हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है। तो जब ये एमएनसी आती है तो इससे फ़ायदा किसको होता है? हुम डू फॉरेन ट्रेड हेल्प? किसको फॉरेन ट्रेड हेल्प कर रहा है? तो ये प्रोड्यूसर को भी हेल्प करता है और कंज्यूमर को भी हेल्प करता है। प्रोड्यूसर को हेल्प इसलिए करता है कि अब प्रोड्यूसर अपना सेल कर सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड में और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। पूरे वर्ल्ड में अपना सेल करने के लिए उसका मार्केट खुला हुआ है और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। कंज्यूमर को कैसे फ़ायदा होता है? क्योंकि अब कंज्यूमर के पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, क्वालिटी, लोग कंपटीशन कर करके अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी भी इम्प्रूव कर देते हैं, जिससे कंज्यूमर को फ़ायदा होता है। तो इस तरह से ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के लिए बेनिफिशियल है। अब एमएनसी हैव मेड ऑल द नेशन इंटरमीडिएट, हम पढ़ेंगे किस तरह से आपका जो ये एमएनसी कंपनी आने के कारण सारी कंट्री एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो गई हैं, कैसे एक दूसरे से जुड़ गई हैं और एक दूसरे पे अब डिपेंड करने लगी हैं। तो आपको पता है कि जो एमएनसी कंपनीज है वो बहुत सारी कंट्रीज़ में एक साथ काम करती हैं। तो इससे क्या होता है, कंपनी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है, इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाती हैं क्योंकि सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर उस कंट्री का, किसी कंट्री का हेड बदलता है तो उस हेड की पॉलिसी बदलती है, और उस हेड की पॉलिसी बदलेगी तो किसी कंपनी को फ़ायदा होगा, किसी कंपनी को फ़ायदा नहीं होगा। तो जब हेड बदलता है तो हेड बदलने से स्टॉक एक्सचेंज पे इफेक्ट आता है, क्योंकि जब नया हेड आता है तो नई पॉलिसीज आती है तो स्टॉक एक्सचेंज अफेक्ट होता है उस जगह की, उस इकोनॉमी की। तो अभी क्या हो रहा है, हेड बदल रहा है, स्टॉक एक्सचेंज अफेक्ट हो रहा है अपनी कंपनी का, साथ में दूसरी कंपनी का, क्योंकि वो जिस कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज अफेक्ट कर रहा है वो एक एमएनसी कंपनी हो सकती है जो कई कंट्रीज में काम कर रही है। तो इस कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज चेंज होगा तो दूसरी कंट्रीज के भी स्टॉक एक्सचेंज चेंज हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से इतना ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो गई हैं कंट्रीज। अब आपके ये जो प्रोड्यूसर्स हैं वो आपस में जो इतना कंपटीशन कर रही हैं एक दूसरे से, जो एमएनसी कंपनीज के आने के कारण क्या हो रहा है, ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है प्रोड्यूसर्स के बीच में। भले ही वो प्रोड्यूसर माइल्स अवे हो एक दूसरे से, काफ़ी दूर रहते हो एक दूसरे से, मगर फिर भी दूर रहते हुए भी एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं और अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं और प्राइस को कम कर रहे हैं। जैसे ही वो कंपटीशन कर रहे हैं, मान लो एक एमएनसी कंपनी इंडिया में काम कर रही है, एक एमएनसी कंपनी जापान में काम कर रही है, पर दोनों का मार्केट सेम है, सपोज अफ्रीका है, तो क्या करेंगे, अफ्रीका में अच्छा अपना धाक जमाने के लिए अपने प्रोडक्शन को ज़्यादा वो इंक्रीज एंड इम्प्रूव करेंगे ताकि अफ्रीका में वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सके। तो ये अफ्रीका में सेल करने के चक्कर में जो इंडिया की एमएनसी और जापान की एमएनसी एक दूसरे से compete करने लगी। इसमें क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर दूर दूर रह करके भी एक दूसरे से काफ़ी कंपटीशन कर रहा है। इसके अलावा जो एमएनसी कंपनीज या ग्लोबलाइजेशन के आने के कारण क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी ट्रांसफ़र हो रहा है। मतलब एक कंट्री का इन्वेस्टर दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उस कंट्री का टेक्नोलॉजी दूसरे कंट्री में ले जा रहा है। तो क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी दोनों मूव हो रहे हैं, साथ में पब्लिक भी मूव होती है, पीपल भी मूव होता है। क्यों? क्योंकि आप देखते हो कि जो एमएनसी कंपनीज होती है वो कई कंपनीज में काम करती है, तो उनके ब्रांच हर कंपनीज में होते हैं। तो कई बार आपने सुना होगा कि एक इंडियन कंपनी के एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र उसी कंपनी में दूसरे कंट्री में हो गया है। ठीक है, जैसे आप देख लो हनीवेल है, हनीवेल बैंगलोर में भी काम कर रही है, अमेरिका में भी काम कर रही है, यूरोप के ब्रूनो में भी काम कर रही है। तो क्या होता है, कभी उसी कंपनी में काम करने वाले इंडियन एम्प्लॉय जो हनीवेल में कर रहा है उसका ट्रांसफ़र हनीवेल अमेरिका में हो जाता है या हनीवेल यूरोप की कंट्रीज़ में हो जाता है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी ट्रांसफ़र हो रहा है, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र हो रहा है और मैन भी ट्रांसफ़र हो रहा है फॉर बेटर जॉब एंड बेटर इनकम।
तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के कारण ये जो सारी कंट्रीज हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड हो गई हैं। अब रीजंस क्या है जो ग्लोबलाइजेशन इतने तेजी से बढ़ रहा है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड? तो इसके कई रीजन है। जो फर्स्ट रीजन है वो रैपिड इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन है, यानी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी हो गई है, इसीलिए ग्लोबल वर्ल्ड एक छोटा सा विलेज हो गया है। मतलब कि अब आपके लिए कोई दूरी मायने नहीं रखती, आप कितनी भी लंबा डिस्टेंस आप आराम से तय कर सकते हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंप्रूव हो गया है। अब फ्लाइट के टिकट चीप हो गए हैं, शिप को बहुत लार्ज नंबर में ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है, कहीं कहीं तो रोड ट्रांसपोर्ट भी यूज़ हो रहा है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के कारण ग्लोबलाइजेशन आने का रास्ता खुला है। अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छी नहीं होती तो ग्लोबलाइजेशन इतना सक्सेसफुल नहीं होता। दूसरा रीज़न क्या है जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन सक्सेसफुल हो गया है और इतना फैल रहा है? वो है इम्प्रूविंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आप जानते हो कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आज इतनी इम्प्रूव हो गई है कि इंटरनेट में आप एक जगह का न्यूज़ दूसरी जगह में बिल्कुल आग की तरह फैल जाता है। दूसरी जगह में पहुंचने में कुछ ही घंटे में वो ऑल ओवर वर्ल्ड फैल जाता है। एक कंट्री का न्यूज़ ऑल ओवर वर्ल्ड पहुंच जाएगा, घंटों में क्या, मिनट्स में। तो इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ने वर्ल्ड को कनेक्ट कर दिया है। फ़ोन से आप पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट हो जाते हो, बैंक से आप पेमेंट कर सकते हो, इंटरनेशनल लेवल का भी पेमेंट आप बैंक के थ्रू कर सकते हो, अमेरिका से सामान मंगा सकते हो और इंडिया से वो बैठे बैठे वहाँ का पेमेंट भी दे सकते हो। इतना ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है कि आप कंप्यूटर में ईस्ट कंट्रीज़ में बैठ जाइए और आप कंप्यूटर में डिज़ाइन बनाइए वेस्ट कंट्रीज़ के लिए। तो इसके कारण ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इतने इम्प्रूव होने के कारण ही ग्लोबलाइजेशन आज इतने सक्सेसफुल है और इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। थर्ड रीज़न है क्यों ग्लोबलाइजेशन आज इतना ट्रेंडिंग है, वो है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। लिबरलाइजेशन यानी कि जैसे ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी, लिबरलाइजेशन पॉलिसी बहुत कंट्रीज ने फॉलो किया। पहले ही था क्या था, ट्रेड पे बहुत सारी बैरियर्स लगा के रखते थे, बहुत सारे स्टॉप लगा के रखा करती थी दूसरी कंट्रीज। अब उस बैरियर को, स्टॉपेज को हटा दिया गया है और लोगों को इनकरेज किया जा रहा है कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आकर के इन्वेस्टमेंट करें। इनफैक्ट सभी कंट्रीज अब अट्रैक्ट करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपनी कंट्रीज में। तो ये लिबरलाइजेशन पॉलिसीज के कारण ही ग्लोबलाइजेशन हो पाया है। अब ये लिबरलाइजेशन होता क्या है? लिबरलाइजेशन होता ये है कि आप रिमूव करते हो ट्रेड बैरियर्स को। जो ट्रेडिंग पे बहुत ज़्यादा बैरियर्स हुआ करते थे, जैसे पहले बहुत सारे बैरियर्स होते थे कि आप अपने दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में घुसने नहीं देते थे, आने नहीं देते थे। आप इंपोर्ट पे स्टॉपेज लगा देते थे कि किसी प्रोडक्ट का इंपोर्ट तो बिल्कुल बैन हुआ करता था, और अगर जो प्रोडक्ट इंपोर्ट होता भी था तो उस पर हेवी टैक्सेस होते थे। तो इस तरह के कई रूल्स एंड रेगुलेशन हुआ करते थे ट्रेडिंग में अर्लियर, पुराने समय में। तो ये जो सारे रिस्ट्रिक्शन को हटा देना, रूल्स को फ्लेक्सिबल यानी इजी बना देना, थोड़ा चेंज कर देना, उनको थोड़ा सा इतना फेवरेबल बना देना ताकि इन्वेस्टर्स आ सके। तो ये पॉलिसीज को अपनाना ही लिबरलाइजेशन है, यानी कि ट्रेड के बैरियर्स को कम कर देना लिबरलाइजेशन है। इससे क्या होता है, हमारा वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेड के लिए ओपन हो जाता है। तो इंडिया में पहले लिबरलाइजेशन नहीं था। उसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि हम बहुत ज़्यादा लिबरलाइजेशन इसलिए नहीं फॉलो कर रहे थे क्योंकि हम न्यूली जब इंडिपेंडेंट हुए थे तो हमारी लोकल जो कंपनीज थी वो डेवलप हो रही थी, उसी समय इमर्ज हो रही थी। तो इमर्ज हो रही थी तो उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत थी। अगर हम तुरंत अपने मार्केट को ओपन कर देते तो जो बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज आती उनके सामने हमारी लोकल कंपनीज स्टैंड नहीं कर पाती, वो तुरंत हार जाती उनके सामने। तो इसीलिए हमने अपने पहले लोकल कंपनीज को इम्प्रूव होने दिया ताकि वो कंपटीशन में आकर के, फॉरेन कंट्रीज के कंपटीशन में आकर के स्टॉप ना हो जाए। ठीक है। दूसरा रीज़न क्यों हमने लिबरलाइजेशन को पहले एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि हमारे जो ब्रिटिश पीरियड का एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ख़राब था। ब्रिटिश लोग क्या थे, पहले अपना ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के आए थे ट्रेडिंग करने के लिए, और ट्रेडिंग करते करते वो हमारी कंट्री में रूल करने लगे। तो हम उस एक्सपीरियंस के कारण हमको वो दोबारा से इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए था, इसीलिए हमने ग्लोबलाइजेशन को पहले एक्सेप्ट नहीं किया। फिर हमारे कंट्री में ग्लोबलाइजेशन आया, इंडियन लिबरलाइजेशन आया। कब आया? 1990s के बाद आया। 1991 में हमने लिबरलाइजेशन के पॉलिसीज़ को अपनाया और ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर दिया।
जिससे कि वर्ल्ड बहुत खुश हो गया, क्योंकि अब वर्ल्ड को नया मार्केट मिल गया, नया इकोनॉमी मिल गया, जहाँ पे वर्ल्ड के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स एंटर कर सकते थे। डब्ल्यूटीओ भी बहुत खुश हो गया। डब्ल्यूटीओ क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है जो वर्ल्ड के ट्रेड को रेगुलेट करता है। तो वो भी खुश हो गया कि अब इंडिया का मार्केट आपको ट्रेडिंग करने के लिए मिलेगा। तो डब्ल्यूटीओ क्या होता है? वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है जो वर्ल्ड के ट्रेड को रेगुलेट करता है। इसमें नियरली 165 कंट्रीज मेंबर है इसकी। और इसका एम क्या होता है? इसका एम होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज कर दो, सारे बैरियर्स को हटा दो और सभी को एक कंट्री को दूसरे कंट्री में ट्रेड करने दिया जाए। इसके लिए वो बहुत सारे रूल्स एंड बहुत सारे लॉस बनाती है और फोर्स करती है अपने मेंबर्स को कि उसको फॉलो किया जाए और ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया जाए। मगर डब्ल्यूटीओ एक तरफ तो ट्रेड को रेगुलेट करती है, मगर इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि ये स्मॉल कंट्री को, डेवलपिंग कंट्री को तो काफ़ी फोर्स करती है कि उनके रूल्स को फॉलो किया जाए, मगर जब डेवलप और बिग कंट्री जैसे अमेरिका हो, वो अगर रूल नहीं फॉलो करता तो उसको कुछ नहीं करती। अब आप एक इसका एग्जाम्पल देख लिए कि हम जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है उसको तो कहता है डब्ल्यूटीओ कि आप फार्मर्स को सपोर्ट नहीं करने दें, फार्मर को सपोर्ट ना करें और उनको अपने लेवल पर प्रोडक्शन करने दे और कॉम्पीट करने दे इंटरनेशनल मार्केट पे। मगर खुद यूएसए अपने फार्मर को बहुत बिग एक्सटेंट वो सपोर्ट करता है। और इससे क्या होता है? जब उनके फार्मर्स को बहुत सपोर्ट मिलता है तो वो लेस प्राइस में अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाते हैं मार्केट में। जब वो लेस प्राइस में सेल करते हैं तो उनका प्रोडक्ट बिकता है और हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज के जो फार्मर्स है वो सफ़र करते हैं, उनका प्रोडक्ट नहीं सेल हो पाता। तो क्या हो रहा है? यहाँ पे ये रूल्स को तोड़ रहा है, पर डब्ल्यूटीओ बड़ी कंट्रीज को और डेवलप कंट्रीज को कुछ नहीं कहती और छोटी कंट्रीज को और स्मॉल कंट्रीज को पे काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन फोर्स करती है। तो ये एक डिसएडवांटेज है डब्ल्यूटीओ का। इम्पैक्ट क्या हुआ है लिबरलाइजेशन से? लिबरलाइजेशन के कारण क्या अच्छे इफेक्ट हुए वो पहले हम देख लेते हैं। लिबरलाइजेशन के कारण क्या हुआ? बहुत सारी एमएनसी कंपनीज इंडिया में आ गई है और इन्वेस्टमेंट करने लगी है और आप देखोगे कि डे बाय डे इनका इन्वेस्टमेंट बढ़ ही रहा है। इसका मतलब ये है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना इन एमएनसी कंपनीज के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल है। इसके बाद जो टॉप इंडियन कंपनीज हैं, जब इन्होंने देखा कि एमएनसी कंपनीज आकर के वर्क करने लगी है हमारी कंट्री में भी, तो इन लोगों को भी कंपटीशन हुआ और इन लोगों ने भी अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव किया, अपने प्राइस को कम किया, अपना स्टैंडर्ड को डेवलप किया और इनके द्वारा लाई गई जो मतलब एमएनसी के कंपनीज के द्वारा लाई गई नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई मशीनरीज को अडॉप्ट किया और अपने प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया। थर्ड एडवांटेज आप देख सकते हो लिबरलाइजेशन का कि जो इंडियन कंपनीज थी, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज थी, वो भी एमएनसी बन गई और वो भी मल्टीनेशनल लेवल पर ट्रेडिंग करने लगी। जैसे कि आप देख सकते हो ये टाटा, इन्फोसिस, एशियन पेंट, ये सब हमारी इंडियन कंपनी है जो बाद में ग्लोबलाइजेशन के बाद एमएनसी कंपनी यानी मल्टीनेशनल कंपनी बन गई और ग्लोबल लेवल पर ट्रेडिंग करने लगी। एमएनसी के आने के कारण बहुत सारे जॉब फैसिलिटीज़ भी इंडिया में खुले हैं और बहुत सारे सेक्टर और बहुत सारी कंपनी डेवलप हुई है, जैसे कि कॉल सेंटर, आईटी सेक्टर, ये सब डेवलप हुई है एमएनसी के आने के कारण। ठीक है, और बहुत सारी कंपनीज जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, इन एमएनसी कंपनीज के प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी, उनको भी बहुत इंकरेजमेंट मिला है, उनका भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, उनको भी बहुत बेनिफिट फ़ायदे हुए हैं इनके आने के कारण। फिफ्थ जो एडवांटेज है ग्लोबलाइजेशन के कारण, अब कंज्यूमर के पास बहुत सारे चॉइसेस है, बहुत सारे चॉइस है कि आप उसमें से कोई भी प्रोडक्ट खरीद लो और अब उसका कंपटीशन के कारण उनका प्राइस भी थोड़ा कम हुआ है, चीप हो गया है। अब चीप प्रोडक्ट अवेलेबल है कंज्यूमर के पास और उसका जो प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है, वो भी इम्प्रूव हुआ है। तो कंज्यूमर को भी एक्चुअली बहुत फ़ायदा हुआ है एमएनसी के आने के कारण। तो ये सब क्या है? ये ग्लोबलाइजेशन का गुड इफेक्ट है। अब हम कुछ ग्लोबलाइजेशन के डिफेक्ट्स देखेंगे, डिसएडवांटेज देखेंगे। तो डिसएडवांटेज क्या है ग्लोबलाइजेशन का? एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, स्मॉल कंपनीज होती हैं, उनको हेवी कंपटीशन फेस करना पड़ता है एमएनसी के सामने, जिसके कारण इनको ये कई बार फोर्स हो जाती है कि शट डाउन हो जाए, क्योंकि सब अब उन एमएनसी कंपनीज के प्रोडक्ट लेने लगते हैं और इनके प्रोडक्ट्स कोई नहीं खरीदता, जिनके कारण वो फोर्सफुली उनको बंद होना पड़ जाता है। जैसे आपका एक एग्जांपल ले लें यहाँ पे, जो हमारा टॉय इंडस्ट्री था, तो सब पहले अर्लियर क्या होता था, सिर्फ इंडियन टॉयज़ की कंपनीज काम कर रही थी और इंडियन टॉय की कंपनीज ही टॉयज़ सप्लाई करती थी इंडिया में। मगर जब एमएनसी आया
तो ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ, चाइनीज टॉयज कंपनी बहुत ज़्यादा आ गई हमारे कंट्री में। तो ये चाइनीज टॉय कंट्री ने जो प्रोडक्ट जो टॉयज बनाए वो कंपेरेटिवली जो कंपेयर करते थे इंडियन के टॉय से तो चीप थे और न्यू डिज़ाइन के थे। तो लोग क्या करने लगे, चाइनीज टॉयज को खरीदने लगे और इंडियन टॉयज को खरीदना बंद कर दिया। इससे क्या हुआ, इंडियन टॉय इंडस्ट्री पूरी तरह से सैटर्ड हो गई और शट डाउन हो गई। तो क्या हुआ, एमएनसी के आने के कारण स्मॉल स्मॉल कंपनी शट डाउन होने लग गई। अब जब ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शट डाउन होंगी ना, तो इससे सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो है एम्प्लॉयमेंट का। एग्रीकल्चर के बाद जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हमारे कंट्री में जो सेक्टर क्रिएट करता है वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो जब आपने अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज इन एमएनसी के सामने बंद हो गई तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ अनएम्प्लॉयड भी हो गए। सेकेंड आप डिसएडवांटेज देख सकते हो एमएनसीज के आने के कारण, वो है लेबर लॉ को फ्लेक्सिबल कर दिया गया इन एमएनसीज को खुश करने के लिए, इन मल्टीनेशनल कंपनीज के ओनर को खुश करने के लिए लेबर लॉ को फ्लेक्सिबल कर दिया गया। यानी लेबर को जो प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाए जाते हैं उसको ईजी कर दिया गया, उसको थोड़ा सा ढीला कर दिया गया। इससे क्या हुआ, जो अपने जो लेबर्स थे उनके नुकसान हो गया। जैसे कि उन्होंने किस तरह से लॉ को फ्लेक्सिबल कर दिया कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, अगर आप परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे करके शॉर्ट पीरियड का एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं। यानी कि जब आपको ज़रूरत है तो आप उसको एम्प्लॉय करें और जब आपको ज़रूरत नहीं है तो उसको हटा दे। तो इससे क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी चली जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे जो लेबर्स लॉ होते थे जो लेबर्स के प्रोटेक्शन के लिए, उसको फ्लेक्सिबल बना दिया गया एमएनसीज के को अट्रैक्ट करने के चक्कर में। थर्ड जो हमें डिसएडवांटेज हुआ एमएनसी के आने के कारण, जो हमारे लोकल्स प्रोडक्ट हुआ करते थे जैसे धोती, साड़ी, मटका, तो इस तरह के जो प्रोडक्ट है ये सब अपना इंपॉर्टेंस खो देते हैं और ये डेवलप होना बंद हो जाता है जब एमएनसी आ जाती है। तो फोर्थ डिसएडवांटेज है, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन आया तो क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन के कारण डब्ल्यूटीओ आया। डब्ल्यूटीओ के आने के कारण क्या हुआ, डब्ल्यूटीओ क्या करती है, डेवलप कंट्री को तो फेवर करती है और डेवलपिंग कंट्री पे रूल्स ही बस चलाती है। तो ये डिसएडवांटेज भी एक ग्लोबलाइजेशन का हो सकता है। अब हम देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक, वो है पॉलिसी ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको SEZ भी कहते हैं। ये क्या होता है, इसमें आप किसी स्पेसिफिक एरिया को अगर आप डेवलप करना चाहता है, गवर्नमेंट स्पेसिफिक एरिया को इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर बनाना चाहता है, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज इस्टेब्लिश करना चाहता है, तो उसको SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर ले आता है और उस जगह को बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है ताकि वो प्लेस डेवलप हो सके। जैसे किस तरह की फैसिलिटी देता है, उसको वहाँ पे वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी का फैसिलिटी देता है, रोड पे, वाटर पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, स्टोरेज पे और डिफरेंट फैसिलिटीज़ पे। दूसरा एडवांटेज क्या देता है उस एरिया को, उस एरिया में इन्वेस्टमेंट करने वालों को, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने वालों को वो छूट देता है कि 5 ईयर्स तक आप टैक्स ना पे करो, कोई बात नहीं, पर यहाँ आकर के इन्वेस्टमेंट करो। थर्ड एडवांटेज क्या देता है वो वहाँ की कंपनीज को, कि वहाँ पे लेबर लॉ को फ्लेक्सिबल बना देता है ताकि वहाँ पे कंपनीज आए और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे। जैसे कि आप परमानेंट ना एम्प्लॉय करके शॉर्ट पीरियड के लिए लेबर को एम्प्लॉय कर लो। तो इस तरह की वो फैसिलिटी देता है ताकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर लोग आए और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और उस एरिया का डेवलपमेंट हो। अब आप ग्लोबलाइजेशन को फेयर कैसे बना सकते हैं, कैसे उसको जस्टिसफुल बना सकते हैं, कैसे उसको सबके लिए सही बना सकते हैं, तो उसके कई स्टेप्स ले सकता है गवर्नमेंट। जैसे कि गवर्नमेंट क्या कर सकता है, गवर्नमेंट जो लेबर लॉ बनाता है उसको फेवरेबल बनाना चाहिए लेबर के लिए, ना कि एमएनसी को खुश करने के लिए। क्यों, क्योंकि ताकि अगर ये लॉ होंगे तो लेबर्स का भला होगा, एम्प्लॉयज़ का भला होगा, लेबर्स को सिक्योरिटी मिलेगी, अच्छा वेजेस मिलेगा। तो लेबर लॉ को हमेशा किसके लिए यूज़ करना चाहिए, लेबर के फेवर में यूज़ करना चाहिए, ना कि एमएनसी को खुश करने के लिए। दूसरा क्या कर सकता है गवर्नमेंट, दूसरा ये कर सकता है जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लोकल इंडस्ट्रीज हैं जो बंद होते जा रही हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण, इनको हेल्प करना चाहिए गवर्नमेंट को। किस तरह से हेल्प कर सकता है गवर्नमेंट, जैसे कि आपको पता है कि लिबरलाइजेशन के पहले बहुत बैरियर होते थे ट्रेड पे। अब लिबरलाइजेशन के बाद आपने बैरियर्स हटाना शुरू कर दिया, पर सारे बैरियर्स नहीं हटाना चाहिए, कुछ बैरियर्स लगे रहना चाहिए। जैसे आपको पता है कि चाइनीज़ कंपनी के टॉय आने से इंडियन कंपनी के टॉय इंडस्ट्रीज बंद होने लगी। तो इंडिया को गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि इन चाइनीज़ टॉय इंडस्ट्री पे टैक्स लगाना चाहिए, हेवी टैक्स लगाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इनका प्रोडक्ट थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा और इंडिया का प्रोडक्ट थोड़ा
चीप हो जाएगा। तो जब इंडिया का प्रोडक्ट चीप हो जाएगा तो बहुत से लोग उसको चीप होने के कारण खरीदेंगे, और जो कॉस्टली प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकते हैं वो चाइनीज़ टॉय खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा, इंडियन टॉय इंडस्ट्री और चाइनीज़ टॉय इंडस्ट्री दोनों ही फायदे में रहेगी। थर्ड, गवर्नमेंट क्या स्टेप ले सकता है? गवर्नमेंट ये स्टेप ले सकता है कि क्योंकि WTO आपको पता है कि डेवलप कंट्री को फेवर करती है और डेवलपिंग कंट्री को फेवर नहीं करती, तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है, अपने साथ वाले डेवलपिंग कंट्रीज के साथ मिल करके डिफरेंट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ट्रेडिंग ग्रुप बना सकता है एक्चुअली। तो ट्रेडिंग ग्रुप बना करके अपने हक के लिए एक साथ मिल करके लड़ सकता है। एट द एंड यही कहूँगी कि ग्लोबलाइजेशन कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज़ होना चाहिए, ना कि स्मॉल स्केल बिजनेसमैन को अफेक्ट करने के लिए, उनके इकोनॉमी ग्रोथ को रोकने के लिए नहीं यूज़ होना चाहिए। तो ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आपने देखा होगा कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स भी दिया है, तो या तो आप इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर ले अपने नोट्स को, या तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका प्रिंट आउट ले ले ताकि आपको पढ़ने में हेल्प मिले। Thank you and happy learning.